हेलो स्टूडेंट, आज के बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने एक टॉपिक रखा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके अंतर्गत हम विभिन्न ऐसे कारकों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे कोई खास व्यक्ति हो, सभी को समान रूप से प्रभावित करने का काम करते हैं। हम उन कारकों के बारे में बात करेंगे जो सभी लोगों पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति के गर्भावस्था में, मां के गर्भ में आने के समय से लेकर और व्यक्ति की मृत्यु होने तक वो कारक लगातार मानव के जीवन पर, मानव की क्रियाओं पर, चाहे वो शारीरिक क्रिया हो, चाहे मानसिक क्रिया हो, चाहे कोई आर्थिक क्रिया हो, किसी भी तरह की क्रिया हो, सभी पर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं और अपना प्रभाव दिखलाते भी हैं। तो सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण कारक के ऊपर बात करेंगे, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एक ऐसा कारक माना जाता है जो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास को प्रभावित करता ही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस कारक को बदलने का कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अर्थात वंशानुक्रम वह कारक है जिस पर व्यक्ति का कोई स्वयं का नियंत्रण नहीं हो सकता है, उसकी परिस्थितियों को वो नहीं बदल सकता है। अर्थात माता के 23 गुणसूत्र और पिता के 23 गुणसूत्रों से मिलकर एक बालक अथवा बालिका का जन्म होता है, उसका भ्रूण माता के गर्भ में बनता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो कि एक जैविक प्रक्रिया है, उस पर स्वयं बालक का, जन्म लेने वाले बच्चे का किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है, यानी उसको आप बदल नहीं सकते हैं स्वयं के द्वारा। तो इस प्रकार का कारक एक महत्वपूर्ण कारक है, वंशानुक्रम का कारक, क्योंकि पिता के 23 गुणसूत्रों के माध्यम से पिता के आधे गुण बालक या बालिका में आते हैं और इसी प्रकार से माता के भी 23 गुणसूत्रों के आधार पर आधे गुण बालक या बालिका में आते हैं। दोनों गुणसूत्र मिलकर 46 का एक पैटर्न बनाते हैं और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जीवन भर दिखलाई पड़ता है। लेकिन उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन वंशानुक्रम एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति के जीवन को निश्चित रूप से विकास करता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, किसी भी तरह का विकास हो, सभी तरह के विकास पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से होता ही है। दूसरा कारक है वातावरण या पर्यावरण। वातावरण या पर्यावरण ऐसा प्रभावशाली कारक है जो निश्चित रूप से किसी भी बालक या बालिका के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर आप किसी स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में निवास करते हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, तो निश्चित रूप से बालक और बालिका पर उस स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का प्रभाव होगा, उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा और बालक तन मन धन तीनों प्रकार से अच्छे वातावरण में अच्छे प्रकार से विकसित होगा और गलत प्रकार के वातावरण में, जो कि पर्यावरणीय वातावरण होता है, उसका प्रभाव बालक के तन पर भी दिखाई देगा और बालक के मन पर भी अवश्य ही दिखलाई पड़ेगा। तीसरा प्रमुख कारक है शारीरिक दोष। जब शारीरिक विकास की बात आती है तो उसमें शारीरिक दोष एक ऐसा कारक होता है जो व्यक्ति के शारीरिक विकास को अवश्य प्रभावित करता है। व्यक्ति वाणी, श्रवण, दृष्टि, स्नायु, हड्डियों और हार्मोन्स के दोष से प्रभावित हो जाता है और इसका व्यक्ति के जीवन पर जीवन भर प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अगली हम बात करें संवेदनशीलता की बात। संवेदनशीलता एक ऐसा कारक है जो भी व्यक्ति के शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। अगर कोई बालक या बालिका क्षणिक संवेगों से किसी भी प्रकार से विचलित हो जाता है तो उसकी कार्य और उनके परिणाम निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं और व्यक्ति के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा प्रमुख कारक है पौष्टिक भोजन की उपलब्धता।
अगर किसी बालक या बालिका को जन्म से ही माता को, बालक या बालिका नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा माता को, जब बालक या बालिका अपने माता के गर्भ में आता है उसी समय से माता जो भोजन करती है उसका प्रभाव बालक या बालिका पर पड़ता ही है, उसके शारीरिक विकास पर पड़ता ही है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तब उसको अगर उचित पौष्टिक भोजन लगातार मिलता रहे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव बालक या बालिका के शारीरिक विकास पर अवश्य ही दिखलाई पड़ता है, जीवन भर दिखलाई पड़ता है। तो निद्रा और विश्राम ये एक ऐसा कारक है जिसके बारे में लोग कहते हैं या तो बात करेंगे नहीं, और करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे जैसे निद्रा का कोई रोल ही नहीं है शारीरिक विकास में। लेकिन आज सभी शिक्षा शास्त्री, सभी मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानते हैं, और उच्च शिक्षित जो समग्र रूप से जिन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया है, ऐसे शिक्षक भी जो बौद्धिक रूप से परिपूर्ण है वो मानते हैं कि निद्रा या विश्राम शरीर के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। और कई विद्वानों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इसको विस्तार से बतलाया है। किसी भी बालक या बालिका के 2 से 4 वर्ष की आयु होने पर उसे 14 घंटे की नींद अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। 4 से 6 वर्ष की आयु के बालक को 13 घंटे अवश्य नींद लेना चाहिए। 6 से 8 वर्ष के बालक को 12 घंटे की नींद लेना चाहिए। 8 से 12 वर्ष के बालक को 11 घंटे की नींद लेना चाहिए। 12 से 14 वर्ष के बालक को 10 घंटे का नींद या विश्राम अवश्य लेना चाहिए। 14 वर्ष से 16 वर्ष की आयु वाले बालक को 9 घंटे अवश्य ही निद्रा ग्रहण करनी चाहिए। 16 से 19 वर्ष के बालक को 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, और 19 वर्ष से अधिक ऊपर के बालक या बालिका को 8 घंटे का निद्रा या विश्राम अवश्य ही लेना चाहिए। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि शैशव अवस्था को 0 से लेकर 6 वर्ष तक का माना जाता है, और बाल्यावस्था को कई लोग 6 वर्ष का मानते हैं, कई लोग 8 वर्ष से प्रारंभ मानते हैं, और 8 से लेके 13 वर्ष तक बाल्यावस्था सामान्यतया मानी जाती है। ठीक है, 0 से लेके 6 या 8 वर्ष तक, 8 से लेके 12 वर्ष तक, और 13 से लेके 19 वर्ष तक, इन 3 सेक्शन में बांटा गया है किसी भी बालक या बालिका के शारीरिक विकास को। अर्थात 0 से 8 वर्ष तक शैशवावस्था, और कुछ लोग 6 वर्ष मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, और 8 से लेके 12 वर्ष तक क्या होती है, बाल्यावस्था, और 13 वर्ष से 19 वर्ष तक किशोरावस्था। टीन एज जिसे अपन कहते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टीन एज कहलाती है। इन सभी एजेस में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बतलाया है कि किस आयु में कितने घंटे नींद लेना आवश्यक है, ऐसा, या विश्राम करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींद और विश्राम से क्या होता है, सबसे पहली बात है कि जब व्यक्ति बहुत अधिक कार्य करने से थक जाता है तो शरीर के सभी अंगों, मांसपेशियों को आराम मिलता है, उन्हें दोबारा से अपना पुनर्निर्माण करने का समय मिलता है, और इससे किसी भी शरीर की, चाहे बालक या बालिका का शुरू हो, किसी का भी हो, शारीरिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रोग। रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य रोग होता है जो कि विकास की गति को धीमा कर देता है, और एक होता है बृहद रोग यानी लंबी बीमारी, जिसमें कि शारीरिक विकास पूर्ण रूप से रुक जाता है और शरीर का क्षय होने लगता है। ठीक है, दुर्घटनाओं की बात करें तो दुर्घटनाओं में चोट, हड्डी टूटना और अंग भंग होना प्रमुख समस्याएं होती हैं, और इनसे भी शारीरिक वृद्धि को चोट पहुंचती है, शारीरिक विकास रुक जाता है या बहुत ही मंद पड़ जाता है। नियमित दिनचर्या एक ऐसा कारक है जो शारीरिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे सोते हैं, दिन में 3 या 4 बार खाना खाते हैं, जैसे एक सुबह का भोजन, दूसरा दोपहर का भोजन, तीसरा शाम का भोजन, और चौथा रात्रि का भोजन,
निश्चित रूप से अपनी शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो समग्र रूप से एक्टिव बना रहता है, क्रियाशील बना रहता है। और जब शरीर का क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है किसी कारण से, या क्रियाशीलता रुक जाती है, तो शारीरिक विकास भी या तो मंद पड़ जाता है या रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या को समग्र रूप से नोटिस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उसमें सुधार लाना चाहिए। जैसे सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि एक बालक को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, और बहुत सारे शिक्षा शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रात के 10 बजे सो जाना चाहिए। ठीक है, 4 बजे उठना और 10 बजे सोना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों ही बिंदुओं पर लगातार रूप से 1 माह तक अपने आप को समग्र रूप से संचालित करता है, तो निश्चित रूप से इसके कुछ बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया नियमित दिनचर्या। अगला बिंदु है व्यायाम एवं खेलकूद। सभी शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि बालक और बालिका के समग्र रूप से सर्वांगीण शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और खेलकूद परम आवश्यक है। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं और खेलकूद करने से हमारे शरीर में क्रियाशीलता आती है, अर्थात हम जिस अंग से जितना ज्यादा कार्य लेते हैं उसे थका देते हैं कार्यों के द्वारा, वह जब फिर से भोजन ग्रहण करता है वह अंग, तो उसमें वृद्धि हो जाती है, उसका विकास हो जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक परंपराएं। भारत में या कहें कि विश्व में कई ऐसी सामाजिक परंपराएं पाई जाती हैं जो हमारे शारीरिक विकास को नष्ट भ्रष्ट करने का काम करती हैं। इसलिए हमें सामाजिक परंपराओं का अनुकरण करते समय जागृत अवस्था में ही उनका अनुकरण करना चाहिए, अर्थात वो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और धन के लिए मनसा वाचा कर्मणा रूप से हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए, लाभदायक होनी चाहिए, तभी उन परंपराओं का पालन करें, अन्यथा उन परंपराओं को छोड़ देने में ही भलाई है। जिस सामाजिक परंपरा से मनुष्य का शरीर नष्ट हो, मनुष्य का मन खराब हो और किसी भी व्यक्ति को तन मन धन से हानि हो, उस परंपरा को त्याग देने में ही भलाई है। दूषित व अस्वस्थ जलवायु। बालक और बालिका के शारीरिक विकास पर किसी भी प्रकार के दूषित प्रकार के वातावरण, गंदे वातावरण, धूल युक्त वातावरण का निश्चित रूप से गलत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे दिल्ली शहर की अपन बात करें तो दिल्ली शहर में आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने लगे हैं। जब कोरोना महामारी भारत में नहीं आई थी तब भी दिल्ली में बहुत अधिक प्रदूषण है, तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो अब प्रदूषण के केंद्र बन चुके हैं। दिल्ली, बंबई, मद्रास, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और भी बहुत सारे नाम हैं। इनमें लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो दो चीजें, एक तो जल और एक वायु, अगर इनमें प्रदूषण हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो सभी शिक्षा शास्त्री क्या कहते हैं कि जल ही जीवन है। उसी प्रकार से वायु भी प्राण वायु कहा जाता है उसे। आज सभी लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेके घूम रहे हैं, किसी दिन ऐसा आएगा कि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पीठ पर बांध के चलेंगे, क्योंकि वायु प्रदूषण भी अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। और ये भी किसी भी व्यक्ति के या बालक या बालिका के शारीरिक विकास को, ये दो कारक बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं शारीरिक विकास को, जल का प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो हमें गंदे जल का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं। और इससे भी अधिक हमें गंदी वायु को भी शरीर में किसी भी प्रकार से नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है गलत आदतें। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है शारीरिक विकास को। हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को मन में लाना चाहिए,
मन वचन कर्म से अपने आप को शुद्ध करने का, सात्विक जीवन जीने का, सदाचार का पालन करना चाहिए और नैतिक रूप से अपने आप को उच्च बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गलत आदतें हमारे शरीर का क्षय करती हैं और कोई भी कार्य हो जब वह अधिकता में हो जाता है तो उसका गलत प्रभाव ही पड़ता है। तो कहा गया है कि अति, किसी भी आदत की अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर आप बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, स्वच्छ भोजन है, स्वस्थ भोजन है, पौष्टिक भोजन है, लेकिन वो भी अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो क्या होगा? निश्चित रूप से आपको उल्टी दस्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी आदत है, हमें किसी भी आदत का उपयोग अपने शरीर के विकास के लिए करना चाहिए, उसकी क्षति के लिए नहीं करना चाहिए। और किसी भी आदत को इतने रूप में नहीं बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से काम करना अनिवार्य है, लेकिन कितना काम? सरकार ने कहा है कि एक व्यक्ति को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। 8 घंटे पर्याप्त होता है काम करना। उसी प्रकार से एक 8 घंटे व्यक्ति को अवश्य ही सोना चाहिए, निद्रा लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो आप सोच लीजिए कि 8 घंटे व्यक्ति को काम करना है और 8 घंटे व्यक्ति को सोना है। दोनों में क्या है? बराबर हैं दोनों एक दूसरे के। और बाकी के कितने बचे? 8 घंटे और बचे। तो 8 घंटे में अन्य सामाजिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, या अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। 1-2 घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम के। तो 1 घंटे अगर सुबह आप और 1 घंटे शाम को अगर आप देते हैं अपने शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो आपके पास कितने समय बचे? 6 घंटे। तो 6 घंटा आपको क्या करना चाहिए? अन्य सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए, पारिवारिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। लेकिन 8 घंटे काम करना है और 8 घंटे क्या करना है? आपको सोना है। इनमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और 1 घंटा सुबह शारीरिक कार्य करना है, सारी क्रियाएं करनी है, व्यायाम करना है, योगा करना है, और 1 घंटे शाम के भी सारी क्रियाएं, शारीरिक योगा करना चाहिए। बाकी 6 घंटे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ये कारक हैं, ये हमारे किसी भी बालक या बालिका के या व्यक्ति, पुरुष महिला के शारीरिक विकास को बहुत अधिक रूप से प्रभावित करते हैं।